दोस्तों, हम उस समय स्थापना दिवस मना रहे हैं जब चुनावी माहौल में हम लोग हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि 20 फरवरी को जो जहां पर हम लोग रहते हैं ललितपुर में, वहां पर वोटिंग होनी है। इसके साथ साथ ललितपुर से लखनऊ तक की क्या स्थिति, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। चुनावी गणित क्या बोलने वाले हैं, सरकार और विपक्ष की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, आपको हम बताते चलें कि मौजूदा माहौल किसी के फेवर में दिखाई नहीं देता है। चूंकि 50-50 की स्थिति में सभी लोग समझ रहे हैं, सत्ता ये समझ रही कि हम आ रहे हैं, तो सत्ता के साथ साथ विपक्ष ये समझ रहा है कि हम आ रहे हैं। जनता साइलेंट दिखाई दे रही है, तो वहीं मुद्दे जो हैं वो भी गरमाए हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, इन पर चर्चा करना जरूरी है। और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से घोषणाएं की हैं और करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का गणित बिगाड़ते हुए समीकरण दिखते हैं। कई एग्जिट पोल आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अपनी अपनी रणनीतियां बता रहे हैं। चूंकि मीडिया जो है कहीं ना कहीं आज के दिन में गोदी मीडिया के जो नाम लेते हैं, तो मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से चुनाव के पहले विज्ञापनों की बातें सामने आई, वो भी किसी छुपी हुई नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कहा कि एग्जिट पोलों पर रोक लगाई जाए, चुनाव के बीच में शिकायत की है। दूसरी चीज, समीकरण आज के समय में अगर आपको बताएं तो वास्तविकता में एक विरोध की लहर देखने को मिल रही है। अगर ब्राह्मण समीकरण, तो ब्राह्मण भी नाराज दिख रहा है। सामान्य वर्ग में भारतीय जनता पार्टी से ही नाराजगी का कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और कारण भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ललितपुर से लखनऊ तक की अगर बात करते हैं, तो ललितपुर में खास तौर से वो चेहरे सामने देखने को मिले हैं जिनसे जनता चिढ़ती है, जिनसे जनता कहीं ना कहीं नाराज है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हर दल में पाए जाते हैं। उसके कारण भी है, भारतीय जनता पार्टी की जो कहें कि नेचर है या कहीं आइडियोलॉजी है, उससे कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते हैं, तो इसलिए भी नाराजगी है। ब्राह्मण फैक्टर है, सामान्य में और भी कैटेगरी हैं जो नाराज हैं। इसके बाद लखनऊ में चले जाइए, तो लखनऊ में किस प्रकार से गुटबाजी देखने को मिली बीजेपी के अंदर। चाहे वो केशव जी की बात हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो, चाहे खुद योगी जी की बात हो, तमाम चीज़ें हुई हैं सामने। ऐसे में एक संत का चेहरा तो सामने है, लेकिन संत के चेहरे के बीच में दल दल जैसी स्थिति बनी है। दल दल, राजनीतिक दल राजनीति में जातिवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने में लगे हुए आज भी यह स्थिति है कि जाति के आधार पर चुनाव, जाति के आधार पर टिकटों का आवंटन किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी से जुड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग जो अभी तक अपने आप को ये मानते थे कि वो बीजेपी के हैं, वो कहा भी जाता था कि बीजेपी का तो 90% वोट सामान्य है। ऐसे में उनकी अनदेखी सत्ताधारी पार्टी को महंगी पड़ रही है और विपक्ष उसका लाभ उठा रहा है। मुद्दों के साथ साथ समाजवादी पार्टी की जो घोषणा है वो भी उनकी तरफ झुकाव दे रही हैं। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में लगी है, लेकिन ज़्यादा कुछ अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। बीएसपी भी लगी है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उनका एक वोट बैंक है, जिसके कारण वो एक जहां जिस प्रकार के प्रत्याशी चाहिए उसके हिसाब से रणनीति बनाने में लगे हैं। सपा यह मानकर चली कि वो सत्ता में आ रही है, और अभी एक ताज़ा जो डीवी लाइव का एक आंकड़ा आया है, सर्वे आया है, उसके हिसाब से वो सत्ता में आ रही है। तो उसके बाद और सीना चौड़ा हो गया है। सत्ता में जो इस समय पार्टी है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। समय रहते स्त्रियों को संभालने की कोशिश नहीं की, तो एक भगदड़ लखनऊ में मची है, एक भगदड़ ललितपुर में भी मचने वाली है। वो कुछ तो मच ही गई है। गंदर सिंह लोधी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बीजेपी के कैडर बेस नेताओं में नहीं निकले, लेकिन 2017 के बाद वो उसके साथ बीजेपी के साथ है। अच्छी खासी पकड़ रखते हैं लोधी समाज में। लोधी समाज जो वोट है वो कैडर वोट है बीजेपी का। उसके साथ अनदेखी उमा भारती स्टार प्रचारक की लिस्ट में से गायब हो गई हैं। ये सब मुद्दे जो हैं ललितपुर से लखनऊ तक छाए हैं, और जिसके कारण ललितपुर की दोनों ही सीटें खतरे में आ गई हैं। चाहे मंत्री मनोहर लाल पंत की मेहरौनी हो, चाहे रामरतन कुशवाहा की का जो ललितपुर सदर सीट है वो हो, दोनों में स्थिति खराब है, क्योंकि निर्णायक वोट लोधी समाज का है। सामान्य में ब्राह्मण नाराज है। कुछ भी कहते रहे बीजेपी के पदाधिकारी, जो ब्राह्मण पदाधिकारी होंगे वो तो अपनी कहेंगे हम तो हैं, लेकिन स्थिति वास्तविकता में खराब है। और ललितपुर से लखनऊ तक हर जिलेवार इसी प्रकार की स्थिति होगी, चूंकि अनदेखी हुई है तो कहेंगे नहीं, दरबारी नहीं है भैया, तो कहना तो पड़ेगा।
अब ऐसे में एक तो यही देख रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर है और कुछ भी हो सकता है, 50-50 स्थिति है। हाँ, बीजेपी के पास एक चांस है, क्योंकि घोषणाएं वो कर रहे हैं और अभी आगे जो उनकी टिकटों की घोषणा होगी उसमें देखने को मिलेगा। अगर घोषणा पत्र में वो कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं जो जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाती हो तो कहीं लाभ होगा। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कर्ज माफी, बीजेपी मोदी योगी का चेहरा देख के वोट तो मिला हो, अब की बार तो वो भी खत्म हो गया, चेहरा मेहरा सब जो कहें कि मोह था वो सब खत्म हो गया। लेकिन कर्ज माफी एक ऐसी चीज थी जो बीजेपी को सत्ता में लेके आई। अब देखते हैं जिस प्रकार से बिजली माफ करने की उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री, अखिलेश डायरेक्ट टच कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी कुछ कर पाएगी घोषणा पत्र में ऐसी कोई डायरेक्ट चीज? चाहे बिजली माफ कर दे, बिल माफ कर दे पुराने और बिजली फ्री कर दे, इसके साथ साथ कुछ महंगाई को लेके कुछ कदम उठाए जाएं, नौकरी को लेके कुछ कदम, जैसे 22 लाख नौकरियों की बात अखिलेश ने की है और पुरानी पेंशन बहाली की बात की है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात हुई है, संविदा कर्मचारियों से, ये सब चीजें अखिलेश ने की है। बीजेपी क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि घोषणा पत्र में जो घोषणाएं होंगी वही फाइनल डिसीजन बनाएंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सत्ता आ रही है कि सत्ता जा रही है। जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।